नमस्कार। 27 जुलाई हो गई है और आज की वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि 27 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में ऐड किया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस वीडियो में मैं सारे ऑप्शंस के बारे में तो बात करूंगा ही करूंगा और मुझे लगेगा कि कोई जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है जो कि एग्जाम में आ सकती है, तो वो जानकारी भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक पूरे ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो का आज का पहला क्वेश्चन है, मैग्नेटाइजेशन के लिए एक कार्यक्रम को मंजूरी दी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अभी जम्मू कश्मीर ने मैग्नेटाइजेशन के 100% कार्यक्रम के लिए एक मंजूरी दी है। मैग्नेटाइजेशन होता क्या है? मैग्नेटाइजेशन होता है टूटी फूटी सड़कों को सही करना, उन्हें वापस अपनी एक नई स्थिति में लाना, यानी कि जो सड़क टूट फूट गई है उसमें अगर गड्ढे हो गए हैं तो उन गड्ढों को भरना और सड़क को वापस नए की तरह बनाना मैग्नेटाइजेशन होता है। और अभी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने इस कार्यक्रम को मंजूरी दी है, जिसके तहत 11,000 किलोमीटर लंबी सड़कों को सही किया जाएगा। और इसके लिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने 200 करोड़ रुपए की पहली किस्त दे भी दी है। तो इसके तहत प्रमुख सड़कों को मैग्नेटाइजेशन किया जाएगा, यानी कि तारकोल सभी सड़कों पर बिछाया जाएगा। जहां भी गड्ढे हो गए हैं या तारकोल निकल गया है वहां सभी सड़कों पर तारकोल बिछाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है गिरीश चंद्र मुर्मू, ये जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल हैं जब से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो वहीं एक और केंद्र शासित प्रदेश बना था जिसका नाम था लद्दाख। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों को ही केंद्र शासित प्रदेश अभी बना दिया गया है। वहीं अगर यहाँ पे आपको राजस्थान नज़र आ रहा होगा तो राजस्थान ने देश के लिए तीसरा प्लाज्मा बैंक देने की घोषणा कर दी है। इससे पहले तमिलनाडु में दूसरा प्लाज्मा बैंक बना था, तो वहीं नई दिल्ली में पहला प्लाज्मा बैंक बना था, लेकिन अब तीसरा प्लाज्मा बैंक जो लगेगा वो कहाँ स्थापित होगा? राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थापित होगा। चलिए अगला प्रश्न, आरबीआई द्वारा किस देश के साथ 400 मिलियन डॉलर की अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका के साथ आरबीआई ने 400 मिलियन डॉलर की मुद्रा की अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाता है। अब अदला बदली के समझौते पर जो हस्ताक्षर किए हैं, तो अदला बदली का ये समझौता होता क्या है? इस अदला बदली समझौते में क्या होता है ये जानेंगे। तो जो अदला बदली का समझौता होता है उसके तहत अभी भारत का केंद्रीय बैंक श्रीलंका को 400 मिलियन डॉलर की सहायता देगा, और जब तक ये समझौता होगा उस डेट को जब श्रीलंका भारत को उसकी मुद्राएं वापस करेगा तो उस समय के भारतीय रुपये के बराबर वो मुद्राएं भारत को श्रीलंका की केंद्रीय बैंक द्वारा दी जाएंगी। तो अभी आरबीआई ने इस समझौते के तहत हस्ताक्षर किए हैं। तो आरबीआई के बारे में कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? तो आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं। कौन है? शक्तिकांत दास हैं। और जो आरबीआई का मुख्यालय है वो कहाँ है? वो मुंबई में स्थित है। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि आरबीआई का स्थापना दिवस कब मनता है? तो आरबीआई का जो स्थापना दिवस मनता है वो मनता है 1 अप्रैल को। कब मनता है? 1 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। वहीं अगर मैं श्रीलंका की बात करूं तो श्रीलंका के राष्ट्रपति इस समय गोटबाया राजपक्षे हैं, जबकि गोटबाया राजपक्षे के ही भाई महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है ना। और श्रीलंका की जो मुद्रा है वो श्रीलंका की जो मुद्रा है वो श्रीलंकन रुपये है। क्या है? श्रीलंकन रुपये है श्रीलंका की मुद्रा इस समय। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 33 साल की उम्र में गोल्डन बूट खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी अभी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेमी वार्डी। जेमी वार्डी 33 साल की उम्र में गोल्डन बूट खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन गए हैं, क्योंकि इससे पहले जो सबसे उम्र दराज खिलाड़ी थे वो 32 साल के थे। कितने साल के थे? 32 साल के थे। और कौन थे? वो थे डिडियर ड्रोग्बा। कौन थे? डिडियर ड्रोग्बा। डिडियर ड्रोग्बा ने 32 साल की उम्र में सन 2009-10 के सेशन के लिए, सन 2009
10 के सेशन के लिए गोल्डन बूट का खिताब जीता था, लेकिन अब 33 वर्ष की उम्र में जेमी वार्डी ने एक खिताब जीता है। जेमी वार्डी लीसेस्टर सिटी के लिए खेलते हैं। किसके लिए? लीसेस्टर सिटी के लिए खेलते हैं, जो कि लीसेस्टर सिटी के स्ट्राइकर हैं जेमी वार्डी, और इन्होंने ये खिताब पहली बार जीता है। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन बन जाता है, अगर मैं बात करूं तो, कि लीसेस्टर सिटी के कुल कितने खिलाड़ी अब तक गोल्डन बूट खिताब इस शताब्दी में जीत चुके हैं? तो इस शताब्दी में, यानी कि लास्ट 10 ईयर में, कुल 3 खिलाड़ी ही गोल्डन बूट खिताब को जीत पाए हैं लीसेस्टर सिटी के लिए। उसमें सबसे पहले सन 2000 में केविन फिलिप्स ने ये खिताब जीता था, जबकि उसके बाद 2016 और 17 में हैरी केन को ये सम्मान मिला था। किसे मिला था? हैरी केन को। चलिए अगला क्वेश्चन बनता है, पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन उमकांपा का अभी निधन हुआ है, वो कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो बेंजामिन उमकांपा जो थे वो तंजानिया के राष्ट्रपति थे। कहाँ के? तंजानिया के राष्ट्रपति थे, जिनका अभी निधन हो गया है, और ये तंजानिया के तीसरे राष्ट्रपति थे। कौन से राष्ट्रपति थे? तीसरे राष्ट्रपति थे, जो कि तंजानिया में 1995 से 2005 तक राष्ट्रपति रहे थे। राष्ट्रपति रहने से पहले ये संयुक्त राज्य अमेरिका में तंजानिया के राजदूत बनकर भी रहे थे। ठीक है। उसके अलावा तीसरे, अभी अगर मैं तंजानिया की बात करूं तो तीसरे राष्ट्रपति तो बेंजामिन उमपांका हैं ही, लेकिन 2005 में जो चौथे राष्ट्रपति बने थे वो कौन बने थे? उनका क्या नाम है? तो उनका नाम था जकाया किक्वेट। क्या नाम था? जकाया किक्वेट नाम था, जो कि चौथे राष्ट्रपति बने थे तंजानिया के। अभी तंजानिया के राष्ट्रपति कौन है? तो अभी तंजानिया के राष्ट्रपति हैं जॉन मैगुफुली। ठीक है ना, जॉन मैगुफुली तंजानिया के अभी राष्ट्रपति हैं, और तंजानिया की जो राजधानी है वो है डोडोमा। डोडोमा तंजानिया की राष्ट्रपति है, और तंजानिया की जो मुद्रा है वो है शिलिंग, यानी कि तंजानिया में जो मुद्रा चलती है वो शिलिंग चलती है। चलिए अगला प्रश्न है, 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा हरियाणा। कौन करेगा? हरियाणा करेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स टोक्यो ओलंपिक 2021 के बाद आयोजित होंगे, जिनकी मेजबानी इस बार हरियाणा को सौंपी गई है। इसकी घोषणा खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की थी। अब इन खेलों का आयोजन हरियाणा के किस शहर में किया जाएगा? तो वो किया जाएगा पंचकूला में। कहाँ किया जाएगा? पंचकूला में। अभी हरियाणा के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? वो हैं सत्यदेव नारायण आर्य। कौन? सत्यदेव नारायण आर्य हैं हरियाणा के राज्यपाल, जबकि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो मनोहर लाल खट्टर हैं, और राजधानी है चंडीगढ़। अच्छा, ये वीडियो आज शाम को चल रही है, लेकिन मैं आपको हमेशा ही कहता हूँ कि आप मॉर्निंग में सुबह 5 बजे जागिए, और सुबह 5 बजे जाकर सबसे पहले अपने इष्ट देव को याद कीजिए। इष्ट देव को याद करने के बाद पेन और डायरी लीजिएगा, और पूरे दिन में आपको क्या लक्ष्य हासिल करने हैं वो सारे लक्ष्य आप डायरी में लिखिए, और डायरी में लिखने के बाद पूरे दिन अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में लगे रहिए। उसके बाद जब रात को आप बिस्तर पर जाओ तो उस डायरी को चेक कीजिएगा कि आपने कौन कौन से लक्ष्य आज प्राप्त किए हैं, और जो लक्ष्य रह गए हैं वो कौन सी कमियों के कारण रह गए हैं, और उन कमियों को आप सुधार कीजिए। ऐसा करना आपके लिए 2-3 दिन मुश्किल हो सकता है, लेकिन 2-3 दिन बाद आप देखोगे कि आपके अंदर एक गजब का बदलाव आया है। तो ऐसा आप ज़रूर कीजिएगा। एक सिंपल स्टेप, सुबह 5 बजे जागना है, इष्ट देव को याद करना है, पेन और डायरी लेना है, और डायरी में अपने लक्ष्य लिखने हैं। पूरे दिन उन लक्ष्यों के लिए जी तोड़ मेहनत करनी है। उसके बाद शाम को बिस्तर पर जाने से पहले उन लक्ष्यों को चेक करना है कि आज आप कौन कौन से लक्ष्य पूरे कर पाए हैं और कौन कौन से लक्ष्यों से दूर रह गए हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे कम से कम एक ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 59 ऐप के बाद भारत ने अब कितने चीनी ऐप्स को बैन कर दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 47। अभी भारत ने 59 ऐप्स को, चीनी ऐप्स को बैन किया था, जिसमें टिकटॉक जैसे प्रमुख ऐप शामिल थे, लेकिन अब 47 ऐप्स को भी भारत ने बैन कर दिया है। अब ये 47 ऐप कौन से थे? तो ये 47 ऐप में से ज़्यादातर जो ऐप थे वो क्लोन ऐप थे। क्लोन ऐप क्या होता है? क्लोन ऐप होता है, जैसे अभी चीन ने टिकटॉक बंद किया है, तो चीन ने टिकटॉक से मिलता जुलता दूसरा ऐप भारत में उतार दिया था। ऐसे 47 ऐप्स की पहचान भारत ने की है, और उन 47 ऐप्स को बैन कर दिया है। तो वहीं अभी मशहूर गेमिंग ऐप पबजी,
कौन सा? मशहूर गेमिंग ऐप पबजी को भी बैन करने पर विचार कर रहा है भारत, और पबजी सहित 275 ऐप को भारत सरकार बैन कर सकती है। इनसे जुड़ा एक दूसरा मामला भी है। चीन में एक अलीबाबा कंपनी है, उसके जो संस्थापक हैं वो हैं जैक मा। कौन है? जैक मा उसके संस्थापक हैं। तो जो जैक मा संस्थापक हैं उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया है। वो मुकदमा है कि भारत के खिलाफ उन्होंने फेक न्यूज़ चलाई है अपनी वेबसाइट पर। इसके लिए सिविल जज जूनियर की डिवीज़न है सोनिया शियोकंद। तो सोनिया शियोकंद की कोर्ट ने इस पर अलीबाबा के फाउंडर जैक मा को नोटिस जारी किया है। चलिए अगला प्रश्न है, बेरोजगारों के लिए किसने रोजगार बाजार खोला है? तो ये अभी खोला है दिल्ली सरकार ने। किसने खोला है? दिल्ली सरकार ने बेरोजगारों के लिए रोजगार बाजार खोला है। इसके तहत एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिस पर लोग रजिस्ट्रेशन करा के अपने लिए काम की तलाश तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ अगर उनकी कोई कंपनी है तो वो अन्य लोगों को काम दे भी सकते हैं। और जो पोर्टल है वो है jobs.delhi.gov.in। क्या है? jobs.delhi.gov.in। इस वेबसाइट पर रजिस्टर करा के आप काम की तलाश भी कर सकते हैं दिल्ली में, तो वहीं दिल्ली के लोगों को काम दे भी सकते हैं। इससे पहले दिल्ली ने एक ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम था दिल्ली कोरोना ऐप। इसमें दिल्ली में कितने बेड हैं, कितने अस्पताल प्राइवेट हैं और कितने अस्पताल सरकारी हैं जो कि कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं, उन सारी जानकारियों को इस ऐप में दिया गया था। और साथ ही साथ कितने वेंटिलेटर अभी खाली हैं वो भी इस दिल्ली कोरोना ऐप में जानकारी दी गई थी। तो वहीं दिल्ली सरकार ने ही भारत का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया था। दूसरा प्लाज्मा बैंक जो स्थापित किया गया था वो तमिलनाडु में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, सोमवार को फ्रांस के एयरवेज से कितने राफेल लड़ाकू विमान ने भारत के लिए उड़ान भरी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो 5 हो जाएगा। 5 राफेल लड़ाकू विमानों ने फ्रांस के एयरवेज से भारत आने के लिए उड़ान भर दी है। और ये जो फ्रांस के एयरवेज से भारत के लिए जो राफेल विमान आ रहे हैं इनके बीच इन्हें 7,364 किलोमीटर की उड़ान भरनी है। टोटल कितनी उड़ान भरनी है? 7,364 किलोमीटर की। जो राफेल लड़ाकू विमान थे वो भारत ने कुल 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे थे जो कि 2016 में इनके लिए समझौता हुआ था, और ये कुल 5,000 करोड़ रुपए का समझौता था जिसमें 36 राफेल विमान फ्रांस भारत के लिए देगा। तो इनकी जो पहले 5 विमान है वो अब फ्रांस के एयरवेज से भारत के लिए उड़ान भर चुके हैं। अब एक बात और बनती है यहाँ पे कि इनके लिए जो ईंधन होगा क्या वो सीधे भारत आएंगे या बीच में कहीं ईंधन अपने लिए रिफ्यूलिंग करेंगे, यानी कि ईंधन भरेंगे। तो ये संयुक्त अरब अमीरात के अल धाफरा एयरबेस पर रिफ्यूलिंग करेंगे। कहाँ रिफ्यूलिंग करेंगे? संयुक्त अरब अमीरात के अल धाफरा एयरबेस पर। तो संयुक्त अरब अमीरात के अल धाफरा एयरबेस पर ये राफेल विमान रिफ्यूलिंग यानी कि अपने विमान में ईंधन भरेंगे, और इनको जो उड़ाकर ला रहे हैं वो भारतीय वायुसेना के पायलट हैं। अगला प्रश्न, आईसीसी ने वर्ल्ड कप सुपर लीग की घोषणा की है। ये लीग कब से शुरू होगी? तो ये लीग शुरू होगी 30 जुलाई से। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आईसीसी ने वर्ल्ड कप सुपर लीग की जो घोषणा की है इसकी शुरुआत होगी न्यूजीलैंड के साउथहैम्पटन से। तो साउथहैम्पटन में जो इस लीग की शुरुआत होगी, इस लीग में कुल 13 टीमें होंगी जिसमें 12 टीम आईसीसी की पूर्व सदस्य टीम है, जबकि 13वीं टीम नीदरलैंड है जिसे अभी आईसीसी के पूर्व सदस्य का दर्जा नहीं मिला है। इस लीग में सभी टीमें एक दूसरे से 3-3 मैचों की सीरीज खेलेंगी, और इससे भारत में होने वाले 2023 वर्ल्ड कप का क्वालिफायर टीमों का भी फैसला होगा। अब इस लीग की जो शुरुआत होगी उसमें सबसे पहला मैच कौन सी टीमें खेलेंगी? तो वो खेलेगी इंग्लैंड और आयरलैंड। कौन खेलेंगी? इंग्लैंड और आयरलैंड पहला मैच खेलेंगी। अगला प्रश्न है, 27 जुलाई को नोएडा, मुंबई, कोलकाता में 3 कोरोना लैब्स का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नोएडा, मुंबई और कोलकाता में 3 कोरोना लैब्स का आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, जिसमें योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, ये तीनों भी सम्मिलित हुए थे। ठीक है ना। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्रिकेट की किस मशहूर ट्रॉफी को रिटायर किया जा रहा है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिरजन ट्रॉफी। बिरजन ट्रॉफी जो कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच खेली जाती थी, इस मशहूर ट्रॉफी को अब रिटायर किया जा रहा है। इनकी जगह जो अगली ट्रॉफी खेली जाया करेगी उसका नाम है रिचर्ड बोथम ट्रॉफी। तो बिरजन ट्रॉफी को रिटायर करके अब इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच रिचर्ड बोथम ट्रॉफी खेली जाएगी। वहीं मैं वेस्ट इंडीज की बात करूं तो इंग्लैंड के खिलाफ चल रही टेस्ट सीरीज में कैमर रोच पिछले 26 साल में वेस्ट इंडीज के लिए 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं और कैमर रोच ने 59वें मैच में अपनी 200वीं विकेट ली थी। 26 साल पहले 1994 में कर्टली एम्ब्रोस ने वेस्ट इंडीज के लिए 200 विकेट लिए थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ ने 27 जुलाई को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 82वां हो जाएगा। सीआरपीएफ ने 82वां स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाया है, जो कि नीमच में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? नीमच में, क्योंकि 27 जुलाई 1939 को सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी नीमच में। कहाँ हुई थी? नीमच में। और जब स्थापना हुई थी तो इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। क्या नाम था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। लेकिन 28 दिसंबर 1949 को एक एक्ट लाया गया जिसका नाम था सीआरपी एक्ट। तो सीआरपीएफ एक्ट 28 दिसंबर 1949 को लाया गया था। तो सीआरपीएफ एक्ट के तहत क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस का नाम बदलकर सीआरपीएफ कर दिया गया था। अभी सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो सीआरपीएफ के जो महानिदेशक हैं वो हैं आनंद प्रकाश माहेश्वरी। अगला प्रश्न है, आईसीआईसीआई लोबार्ड ने भारत के डिजिटल पेमेंट ऐप किसके साथ मिलकर ग्रुप सेफगार्ड इंश्योरेंस की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोनपे। आईसीआईसीआई लोबार्ड ने फोनपे के साथ मिलकर ग्रुप सेफगार्ड इंश्योरेंस की घोषणा की है, जिसके तहत कोरोना या किसी भी बीमारी के कारण अगर किसी व्यक्ति को चोट लगती है या वो बीमार होता है और अगर अस्पताल में भर्ती होता है तो वो अपने लिए क्लेम की मांग कर सकता है, पॉलिसी की मांग कर सकता है। अस्पताल में कम से कम 48 घंटे भर्ती होने पर आईसीआईसीआई लोबार्ड उसे क्लेम देगी, जो कि सुविधा सिर्फ अभी फ़ोनपे यूजर्स के लिए है। और इसके लिए फ़ोनपे यूजर्स 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये प्रतिदिन तक का क्लेम ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें केवल 135 रुपये पर ईयर की पॉलिसी को भरना होगा। अभी इससे पहले फ़ोनपे और आईसीआईसीआई लोबार्ड ने ही मल्टी ट्रिप बीमा की शुरुआत की थी। मल्टी ट्रिप बीमा क्या था? मल्टी ट्रिप बीमा था कि कोरोना महामारी के कारण जो लोग यात्रा करने से डर रहे थे उन लोगों के लिए इस योजना को मल्टी ट्रिप बीमा को खास करके शुरू किया था। इसके तहत अगर किसी व्यक्ति की फ़्लाइट छूटती है या कोई सामान रह जाता है तो वो उसके लिए फ़ोनपे और आईसीआईसीआई लोबार्ड से कवर ले सकता था, यात्रा कवर ले सकता था। और इसके लिए उसे सिर्फ 499 रुपये का प्रीमियर भरना होता था। यात्रा कवर यानी कि जो भी नुकसान उसे होता है वो उस नुकसान की भरपाई की मांग कर सकता था आईसीआईसीआई लोबार्ड और फ़ोनपे से, अगर उसने मल्टी ट्रिप बीमा योजना को पॉलिसी को लिया हुआ था। अगला प्रश्न, किस सरकार ने अभी कंपनी का गठन किया है? तो ये सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन कंपनी का गठन किया है। तो कर्नाटक डिजिटल अर्थव्यवस्था के तहत कर्नाटक सरकार 7000 से अधिक ई कॉमर्स एवं स्टार्टअप को बढ़ावा देगी। इसके लिए कर्नाटक सरकार ने इस कंपनी का गठन किया है। और ये जो कंपनी है वो कंपनी अधिनियम की धारा 2013 के तहत इस कंपनी का गठन किया गया है। इसमें जो कंपनी होगी उसका 49% शेयर कर्नाटक सरकार के पास, जबकि 51% शेयर कंपनी के शेयर धारक के पास रहेगा। अभी कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं येदियुरप्पा। कौन है? येदियुरप्पा। तो येदियुरप्पा ने इस बात की घोषणा की थी कि कर्नाटक सरकार कर्नाटक डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के तहत एक कंपनी का गठन कर रही है। अगर मैं तमिलनाडु की यहाँ पे बात करूँ तो तमिलनाडु ने राष्ट्रीय स्तर का दूसरा प्लाज्मा बैंक खोला है। तो वहीं राजस्थान ने भी प्लाज्मा बैंक खोलने की घोषणा कर दी है, जो कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में खोला जाएगा। वहीं केरल सरकार की बात करूँ तो केरल ने अभी एक अभियान चलाया था जिसका नाम था ड्रीम केरला प्रोजेक्ट। इसके तहत केरल में आप जॉब की तलाश कर सकते हैं, वही केरल के फायदे की बात भी केरल सरकार तक पहुंचा सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश को $1 मिलियन की चिकित्सीय सहायता प्रदान की है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया। भारत ने उत्तर कोरिया को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सीय सहायता प्रदान की है। इसके लिए WHO ने भारत सरकार से खास करके अनुरोध किया था और WHO की बात मानते हुए भारत सरकार ने उत्तर कोरिया को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सीय सहायता प्रदान की है। और ये जो सहायता दी गई है वो 6 रोग के बचाव के लिए दी गई है। किसके लिए दी गई है? 6 रोग के बचाव के लिए दी गई है। इसके तहत ट्यूबरक्लोसिस दवाइयों की सहायता भारत सरकार ने प्रदान की है। कौन सी दवाई है? ट्यूबरक्लोसिस दवाई। तो 6 रोग से बचाव के लिए उत्तर कोरिया की भारत ने सहायता की है। अगर WHO की 2018 की एक रिपोर्ट पर गौर किया जाए तो WHO की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर कोरिया में 1,31,000 मरीज हैं और इस समय उत्तर कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं किम जोंग उन, जिसे आप तानाशाह के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो गुजरात हो जाता है, ऑप्शन ए। भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला जो स्थापित की गई है वो गुजरात में स्थापित की गई है। ये शहद परीक्षण जो प्रयोगशाला है वो FSSAI के सभी मानकों का पालन करेगी। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। FSSAI की जो स्थापना की गई थी वो 5 अगस्त 2008 को की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो राजधानी दिल्ली में है। और ये जो FSSAI है वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अंडर में आती है। तो FSSAI के सभी मानकों का पालन करते हुए गुजरात में स्थापित की गई शहद परीक्षण प्रयोगशाला शहद का परीक्षण करेगी। तो इस समय FSSAI के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? पवन कुमार अग्रवाल हैं। तो वही मध्य प्रदेश की बात करूँ तो अभी मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। तो वहीं मध्य प्रदेश के ही राज्यपाल लालजी टंडन का हाल ही में निधन भी हुआ है और मध्य प्रदेश ने कई योजनाएं भी चलाई हैं जिनमें किल कोरोना, हमारा घर हमारा विद्यालय, रोजगार सेतु, रोको टोको अभियान जैसे प्रमुख हैं। वहीं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड ने पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया है और छत्तीसगढ़ में पहली ई-अदालत चली थी। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कम से कम एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें। कल इवनिंग में 8:20 पर लाऊंगा आपके लिए 28 जुलाई की करंट अफेयर्स, तो आप जरूर क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।